Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is Bilal Hassan, your physics teacher, and our today's topic is mutual induction. इससे पहले हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन का एक टॉपिक पढ़ा था जो कि माइकल फैराडे लॉ और लेंजेस लॉ के अंदर हम लोगों ने उसका थोड़ा सा इस्तेमाल देखा था। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे और फिर इसको एक डायग्राम की मदद से हम समझेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन आखिर किस तरह से पैदा होता है। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन वन कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन अ नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। बात समझ में आई? मतलब कि अगर हम एक कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट जनरेट करें और उसकी वजह से उसके पास पड़ी हुई एक दूसरी कॉइल के अंदर भी करंट जनरेट हो जाए, तो इस तरह का फिनोमिना कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। इससे पहले जो हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि जब हम उस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेंगे या फिर उस कॉइल के करीब मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट, तो उस कॉइल के अंदर उस सर्किट के अंदर गैल्वानोमीटर जो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था वो हमें ये बताता था कि हमारे सर्किट के अंदर इंड्यूस करंट जनरेट हो चुका है। और बिल्कुल सेम इन द केस म्यूचुअल इंडक्शन से मुराद एक ऐसा फिनोमिना है कि अगर हम एक कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट जनरेट करें तो उसके पास रखी हुई दूसरी कॉइल के अंदर भी इंड्यूस करंट जनरेट हो जाए, तो जिस तरह का फिनोमिना हमारे पास कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। आइए इस बात को एक डायग्राम की मदद से समझते हैं कि ये हमारे पास एक प्राइमरी सर्किट है जिसके अंदर हम लोगों ने एक सोलेनॉइड को एक स्विच की मदद से एक बैटरी से अटैच किया है और उसके करीब हम लोगों ने एक और सोलेनॉइड एक और टर्न वायर हम लोगों ने रखी जिसके साथ हम लोगों ने गैल्वानोमीटर अटैच किया है। ये प्राइमरी सर्किट है और ये हमारा सेकेंडरी सर्किट है। अब जब हम लोग इस स्विच को ऑन करेंगे तो इस सर्किट के अंदर एक करंट जनरेट हो जाएगा। तो हम लोगों ने अपने फर्स्ट टॉपिक के अंदर एम्पेयर्स की जो उसने कॉन्सेप्ट हमें दिया कि जब भी किसी सर्किट के अंदर जब भी किसी सोलेनॉइड के अंदर जो करंट अगर हम इस्टेब्लिश करते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। तो बात करने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास करंट स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर मूव करता तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में पैदा होता, लेकिन अगर हमारे पास करंट सर्कुलर फॉर्म के अंदर मूव करता है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल जो हमारा थंब है वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम लोग इसके सामने एक और कॉइल जो कि सेकेंडरी सर्किट बी है उसको रखते हैं तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज हो जाने की वजह से शर्त यह है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हों। अगर ये चेंज होंगी तो दूसरे सर्किट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा जिस वजह से सर्किट के अंदर इंड्यूस करंट या फिर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, जिसको हम लोग यहाँ पर लगे गैल्वानोमीटर की मदद से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि अदर इंड्यूस करंट इज फ्लोइंग और नॉट। अब इसके अंदर सवाल ये है कि वहां पर तो हम लोगों ने बार मैग्नेट की मूवमेंट की मदद से या फिर कॉइल की मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज किया था। यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किस तरह से चेंज कर सकते हैं? तो यहाँ पे ये जो लगा हुआ स्विच है ये हमें इसके लिए हेल्प आउट करेगा। हम लोग इस स्विच को बार बार ऑन ऑफ करेंगे। अब जैसे ही हम इस सर्किट को क्लोज करेंगे तो इसका मतलब हमारे सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करेगा जिस वजह से मैग्नेटिक लाइंस इसमें से पास करेंगी। मिसाल के तौर पे इसमें से 3 लाइंस पास कर रही हैं। अब उसी के वक्त फौरन हम उसी इंस्टेंट में अपने सर्किट को ओपन कर देंगे, हम स्विच को ओपन कर देंगे तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस 3 थी वो अब खत्म हो जाएंगी, वो जीरो हो जाएंगी। तो इसी तरह हम फिर इसे ऑन करेंगे, फिर से 3 लाइंस, हम फिर से इसको ऑफ करेंगे, फिर से 0 लाइंस। तो यहाँ जैसे जैसे हम इसको ऑन ऑफ करते जाएंगे इस सेकेंडरी सर्किट के अंदर जो सेकेंडरी सोलेनॉइड है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती जाएंगी और इसी चेंज की वजह से हमारे सेकेंडरी सर्किट के अंदर इंड्यूस करंट या फिर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। आई होप सो कि आप लोगों को म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने इस टॉपिक की रीडिंग की तरफ। Suppose a system of two coils A and B placed close to each other. As shown in figure 15.18,
The coil A is connected to a battery and a switch while a sensitive galvanometer is connected to the coil B. We observe that as soon as switch of the coil A is closed, the galvanometer shows a momentary deflection. Similarly, when the switch is opened, the galvanometer again shows a reflection, but this time its direction is opposite to that of previous case. We can explain these observations using Faraday law of electromagnetic induction. When the switch of coil A is closed, the current begins to flow in the coil due to which magnetic field is developed across the coil. Some of the magnetic lines of forces of this field start passing through the coil B. Since current is changing in the coil A, hence number of magnetic lines of forces across the coil B also changes, due to which a current is induced in the coil B in accordance with Faraday's law. When current in the coil A becomes steady, number of magnetic lines of forces across the coil A also becomes constant. Therefore, there is no more change in number of magnetic lines of forces through the coil B, due to which induced current in coil B reduces to zero. जैसा कि हमारे पास माइकल फेराडेज लॉ हमें यही बताता है कि जब तक इन दो कॉइल्स के दरमियान रिलेटिव मोशन रहेगी बार मैग्नेट की, तब तक दूसरे सर्किट के अंदर इंड्यूस करंट जनरेट होता जाएगा। और यहाँ पे तो हम लोग बार मैग्नेट को यूज ही नहीं कर रहे, ना ही हम इन कॉइल्स की मूवमेंट करवा रहे हैं रिलेटिव, तो इसलिए हम लोग इस स्विच को बार बार ऑन ऑफ करते जाएंगे, जिस वजह से इस सर्किट के अंदर पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरी सर्किट के अंदर चेंज होती रहेंगी, और इसी चेंज की वजह से दूसरे सर्किट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इंड्यूस करंट और या फिर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। सिमिलरली, व्हेन द कॉइल ऑफ स्विच of coil A is opened, the flow of current through it stops and its magnetic field reaches to zero. The number of magnetic lines of forces through the coil B decreases to zero, due to which current is again induced in it, but in opposite direction to that in the previous case. That was all about mutual induction. I hope so कि इसकी डेफिनेशन और इस फिगर को मद्देनजर रखते हुए जो इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, उससे हम लोग इस केस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब ये तो हमारे पास यहाँ पे एक आर्टिकल है म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं, तो हमारी बुक के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ नोन एज ट्रांसफार्मर। एक्चुअली ट्रांसफार्मर इज़ अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन।